हेलो। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हमने कल के इतिहास तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था रायमल। रायमल के बाद में देखा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा की याद में अजय मेरु दुर्ग का नाम करवाया तारागढ़ दुर्ग। उसके बाद में देखा जयमल, जो सोलंकियों के खिलाफ युद्ध के अंदर मारा जाता है। बाद में बढ़ता है सांगा। आज पढ़ेंगे महाराणा सांगा। ये काफी बड़ा टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है। देखते हैं सांगा के अंदर क्या है क्या नहीं है, सांगा ने क्या किया, किसके साथ युद्ध लड़े, कहां कहां पे सांगा ने अपना अधिकार किया। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट हो जाए। सवे की खोज में मैं हूँ, सवे की खोज में मैं हूँ, शांत व मौन में हूँ। सवे की खोज में मैं हूँ, शांत व मौन में हूँ। पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं सव्य में ही व्यस्त हूँ। तो हमें भी अपने आप को सव्य में व्यस्त करना है। आसपास की इधर उधर जानकारियों में नहीं ध्यान रखना है, अपने आसपास रखना है। तो अपनी पाठ्यक्रम पुस्तकों को रखना है, जिनको हम पढ़े और पढ़ के उनसे ज्ञान अर्जित करें, उस ज्ञान से हम हमारी मंजिल तक पहुंचे। तो आशा करता हूँ साथियों आप हमारी क्लास अच्छे तरीके से देख रहे हैं। उम्मीद भी है आपसे, आप साथ साथ लिख भी रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ताकि दोबारा आपको क्लास लगाने में कोई समस्या ना आए। अगर नोट्स आपके साथ साथ तैयार हो रहे हैं तो क्लास को आप 2x 1.5 पे करके भी देख सकते हैं। नोट्स आपके हाथ में होंगे, क्लास को आपको सुनना है, नोट्स पे ध्यान रखना है। ऐसी प्रक्रिया से आप काफी अच्छी मेहनत कर सकते हैं। मेहनत ही तकदीर बदलती है, ये मैंने आपको बताया है। मेहनत पे मेहनत करता जा, है ना, वो वाली बात है। तो प्रारंभ करते हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का जो शासन काल है वो है 1509 से 1528 तक। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा शासनकाल मैंने अभी बताया 1509 से 1528 ईस्वी तक जो महाराणा शासनकाल करती है। देखिए, जब महाराणा सांगा का राज तिलक होता है, महाराणा सांगा राजपद ग्रहण करती है, तब दिल्ली का जो राजा था वो पढ़ते हैं दिल्ली का राजा कौन था। लेकिन महाराणा सांगा का युद्ध किसके साथ होता है, किसके साथ संघर्ष होता है, वो जानकारी अभी देखिए। जब महाराणा सांगा राजा बनता है तो दिल्ली के साथ संघर्ष होता है। वो दिल्ली के साथ संघर्ष किसके साथ होता है वो देखते हैं। दिल्ली के साथ संघर्ष, जब महाराणा सांगा राजा बनता है तब दिल्ली का जो शासक था वो था जी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। लेकिन महाराणा सांगा का जो युद्ध होता है वो सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी से होता है। इब्राहिम लोदी से होता है। इब्राहिम लोदी से महाराणा सांगा का युद्ध होता है, और वो युद्ध पढ़ेंगे। इब्राहिम लोदी के साथ दो युद्ध होते हैं, एक 1517 में होता है, एक 1518 के अंदर होता है। दोनों ही युद्ध पढ़ते हैं। इन दोनों युद्धों में क्या होता है, कौन जीतता है। सबसे पहले युद्ध जो होता है वो युद्ध होता है जी खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। खातौली की बात करें तो कुछ किताबों में बूंदी दे रखा है, कुछ में कोटा दे रखा है, लेकिन वास्तव में खातौली कोटा में है, तो कोटा ध्यान रखें। ये जो युद्ध होता है 1517 ईस्वी के अंदर होता है। अभी बताया मैंने सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी।
दूसरा युद्ध पढ़ लेते हैं, दोनों को साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं, याद रहेगा। दूसरा युद्ध होता है जी बाड़ी का युद्ध। ये एक वर्ष बाद होता है। इब्राहिम लोदी दोबारा अटैक करता है। ये जो बाड़ी है ये ध्यान रख लेना जी, धौलपुर के अंदर है, धौलपुर। ये जो बाड़ी स्थान है ये धौलपुर के अंदर है। इधर खातौली देखा तो खातौली मैंने आपको बताया बूंदी में नहीं है, कोटा के अंदर है, तो कोटा याद रख लेना। सांगा व इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी आता है। सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध के मैदान के अंदर युद्ध होता है, लेकिन इब्राहिम लोदी हार जाता है। इधर सांगा जीत जाता है। हारने के बाद इब्राहिम लोदी वापस भाग जाता है दिल्ली। कुछ समय तक अपनी सेना दोबारा तैयार करता है, फिर वापस सांगा पे आक्रमण करता है, सांगा के साथ युद्ध लड़ता है। लेकिन इस युद्ध के अंदर, बाड़ी के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आता, जबकि यहाँ पे एक सेनापति था, मियां माखन सेनापति है, वो युद्ध करता है और वो भी हार जाता है। इब्राहिम लोदी का सेनापति है जी, इब्राहिम लोदी का सेनापति है मियां माखन, मिया माखन। इसको भी सांगा खतरनाक तरीके से खदेड़ता है, पकड़ लेता है, पीटता है, ये भी हार जाता है इस युद्ध। तो इन दोनों युद्धों के अंदर जो है वो सांगा जीतता है, बल्कि इब्राहिम लोदी नहीं जीतता, इब्राहिम लोदी हारता है। ये दोनों युद्धों की घटना जो है ये हमें याद रखनी होगी। जब हम आगे बाबर के साथ सांगा को पढ़ेंगे तब इन दोनों युद्धों की जो बात है, इब्राहिम लोदी की बात है, वो बाबर अपने मुख से कहता है, वो बाबर पे पढ़ेंगे कि बाबर क्या कहता है सांगा के बारे में। तो ये जो युद्ध है तो ध्यान में रखना, खातौली का युद्ध 1517, बाड़ी का युद्ध 1518 के अंदर सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य है, दोनों के दोनों युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी आता है, हार जाता है। खातौली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी का सेनापति आता है मियां माखन, और सांगा इसे भी हरा देता है, खतरनाक तरीके से पीटता है। मियां माखन हार गया भाई, ठीक है, मान ली बात, हार गया। और पढ़ते हैं आगे सांगा के साथ क्या होता है। ये तो थे दिल्ली के साथ संघर्ष। अब और पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मालवा के साथ जो संबंध संघर्ष है वो कैसे थे। दिल्ली का संघर्ष पढ़ लिया, सांगा का मालवा के साथ भी संघर्ष होता है। मालवा के साथ है संघर्ष। इसमें वो दिल्ली वाली ही कहानी है। जब सांगा राजा बनता है, राज तिलक ग्रहण करता है, तो यहाँ का जो शासक है वो है नासिर शाह। राजा जो था वो था जी नासिर शाह। लेकिन सांगा का जो युद्ध होता है वो होता है, युद्ध जिसके साथ होता है वो व्यक्ति है जी महमूद खिलजी सेकंड, द्वितीय, महमूद खिलजी सेकंड, द्वितीय, इसके साथ युद्ध होता है। युद्ध होता किस कारण है ये पढ़ते हैं, क्या कारण है। जब इधर ये राजा बन रहे थे तो इन राजा को बनाने वाला व हटाने वाला जो व्यक्ति है वो हिंदू सेनापति है। हिंदू सेनापति जो है उसका नाम है मेदिनी राय। हिंदू सेनापति मेदिनी राय नाम का व्यक्ति है, हिंदू सेनापति है ये ही मालवा के अंदर नासिर शाह के बाद में जितने भी राजा बना रहा था, मेदिनी राय ही बना रहा था। यहाँ पे कुछ सिस्टम ही ऐसा चल गया था कि कुछ समय तक एक राजा रहता है, बाद में मेदिनी राय उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो मेदिनी राय की एक तो बात मानता है, बाद में नहीं मानता, जो मेदिनी राय उसकी किक मारता है। मतलब वहां का मेदिनी राय है जो उस क्षेत्र का खतरनाक योद्धा बन गया था, सारा दबदबा मेदिनी राय का।
फिर बाद में महमूद खिलजी बनता है। महमूद खिलजी बनता है तो इधर जो मेदिनी राय है इसने मालवा के अंदर अपनी एक जागीर बना ली थी, अपना एक सीमित क्षेत्र बना लिया था कि अब यहाँ का जो राजा है वो मैं हूं। वो जागीर थी जी चंदेरी। मालवा के अंदर मेदिनी राय ने चंदेरी जागीर प्राप्त कर ली थी। महमूद खिलजी जैसे ही राजा बना, महमूद खिलजी ने पता किया कि इतने को ज्यादा तंग करने वाला कौन है। फिर किसी सैनिक ने बताया वो हिंदू स्वतंत्र सेनापति है मेदिनी राय, जो चंदेरी की जागीर प्राप्त करके बैठा है। वो बार बार तंग करता है और उसके कहने पे ही राजा बनता है। वो आक्रमण करता है, कर लेता है, टैक्स लेता है, जैसा वो कहे वैसा करना पड़ता है। महमूद खिलजी कहता है अच्छा, उस हिंदू सेनापति की इतनी औकात की हमसे टैक्स ले और हमें तंग करे, ये तो नहीं हो सकता। ये जो महमूद खिलजी है ये मेदिनी राय चंदेरी पे आक्रमण करता है। चंदेरी पे आक्रमण करता है, मेदिनी राय चंदेरी से भाग जाता है और भाग के सहायता के लिए आता है सांगा के पास। हिंदू है और हिंदू हिंदू की सहायता बिल्कुल करेगा। सांगा सहायता करता है मेदिनी राय। सांगा को सारी कहानी बताई जाती है मेदिनी राय द्वारा। सांगा कहता तू तो टेंशन मत ले, कुछ समय रुक, करेंगे इलाज। सांगा ने इस मेदिनी राय को झालावाड़ के अंदर गागरोन जो दुर्ग है वो दे दिया, कहते तो वहां पे बैठ। गागरोन, गागरोन, गागरोन का जो दुर्ग है वहां पे मेदिनी राय रहता है। मेदिनी राय महमूद खिलजी ने पता किया मेदिनी राय कहां भाग के गया है। पता चला मेदिनी राय सांगा के पास गया है और उसको गागरोन में रखा है, झालावाड़ के अंदर गागरोन में बैठा है। मेदिनी राय अपनी सेना लेकर चलता है। इधर से गुप्तचरों ने बताया सांगा को कि मेदिनी महमूद खिलजी सेकंड जो है मेदिनी राय पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। सांगा कहता अच्छा, मेरे मित्र पे आक्रमण, मेरे मित्र के हाथ लगाना है तो पहले मेरे को छूना पड़ेगा। सांगा भी अपनी सेना लेके निकलता है, गागरोन पहुंच जाता है, फिर गागरोन का युद्ध होता है। गागरोन का युद्ध होता है जी 1519 ईस्वी के अंदर। महमूद खिलजी सांगा के मध्य। महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के बीच में युद्ध होता है। इसके अंदर मेदिनी राय भी सांगा की सहायता करता है। सांगा ने इस युद्ध के अंदर महमूद खिलजी को खतरनाक तरीके से पीटा और महमूद खिलजी के लिए कहा जाता है कि ये एक बार तो युद्ध के मैदान से भाग गया, लेकिन इधर सांगा का एक सेनापति था जी खतरनाक। उस सेनापति ने इस महमूद खिलजी को दूसरे रास्ते से आगे से आके पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। वो सेनापति है जी हरिदास चारण। हरिदास चारण ये महमूद खिलजी को पकड़ के सांगा के पास ले आता है। सरकार, ले आया बंदा पकड़ के। महमूद खिलजी माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, सांगा के पांव पकड़ता है, लेकिन कुछ समय तक महमूद खिलजी को सांगा जेल में बंद रखता है और बाद में छोड़ देता है। लेकिन इस हरिदास चारण ने जो ये कार्य किया, महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किया, पकड़ के लेके आया, इससे जो सांगा है ये बहुत ज्यादा खुश होता है और हरिदास चारण को कहता है कि आज से मेवाड़ के राजा आप। हरिदास नकार देता है इस बात को, नहीं राजा तो आप ही है, हम तो सेनापति सैनिक ही सही है, राज नहीं होगा।
इधर उधर घूमते रहते हैं, मस्ती मारते रहते हैं, राज करना बस की बात नहीं। कभी ये करो कभी वो करो, ये हमसे नहीं होगा। बस ऐसे लोगों को पकड़ेंगे, चार धूत मारेंगे, रात के पास लेके आएंगे, इतने में स्वाद है, 2-4 दिन से हाथ गर्म हो जाते हैं, हाथ की खारिश मिटती रहती है। राजा बनने के बाद ऐसा होगा नहीं। तो इस हरिदास चारण को बाद में 12 गांव दे दिए थे जी मेवाड़ के। सांगा कहता ज्यादा नहीं तो कुछ तो रख है, और 12 गांव दे दिए कि अब ये 12 के 12 गांव तेरे है, राज कर मजे मार। तो ये भी ध्यान रखना। महमूद खिलजी को गिरफ्तार पकड़ने वाला व्यक्ति जो है वो हरिदास चारण है, सांगा का सेनापति है। इस युद्ध के अंदर कौन जीत गया जी? सांगा जीत गया। सांगा जीत जाता है। ये है जी मालवा के साथ संघर्ष। शासक था उस समय मालवा का नासिर शाह, लेकिन युद्ध होता है महमूद खिलजी सेकंड से। हिंदू सेनापति मेदिनी राय जो था, इसके कहने पे ही कुछ समय तक मालवा के अंदर राजा बनते हुए हटते थे, लेकिन महमूद खिलजी सेकंड जब राजा बनता है तो वो मेदिनी राय पे आक्रमण करता है। मेदिनी राय जो है वो चंदेरी की जागीर थी, वहां पे रहता है और बाद में सांगा के पास भाग के आता है। सांगा देता है गागरोन का दुर्ग इसे रहने के लिए, और 1519 के अंदर गागरोन का युद्ध होता है, सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड, और महमूद खिलजी इस युद्ध के अंदर हार जाता है। हरिदास चारण इसे गिरफ्तार कर लेता है। कुछ समय तक सांगा इसे अपने पास रखता है और बाद में इसे छोड़ देता है। इस कार्य से सांगा ने हरिदास चारण को खुश होकर 12 गांव दान दे दिए। 12 गांव पे अधिकार है, हरिदास चारण करेगा जी। कर ली बात, और पढ़ते हैं आगे। दिल्ली पढ़ लिया, मालवा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं गुजरात के साथ क्या संघर्ष रही, कैसे रिलेशनशिप थे वो देखते हैं। अच्छे तो थे ही नहीं, सारे माड़े ही है। खतरनाक योद्धा था, अच्छे संबंध तो बनाने ही नहीं है, माड़े ही बनाने। दबना नहीं है किसी के बाप से, राज हो तो अपना हो, ऐसे ही हमें करना है। बहुत सी वैकेंसियां आती है और बहुत से फार्म भरते हैं, लेकिन डरना नहीं है किसी के बाप से। खतरनाक योद्धा है तो एग्जाम के अंदर हम यहाँ सिलेक्ट होंगे, पास होंगे, नौकरी लेंगे, बाद में बात करेंगे कितने पास हुए थे। अरे 20 लाख फार्म भराए थे, उनमें से मैं निकल गया। युद्ध ही है ये वर्तमान समय का युद्ध है, इसमें दिमाग से खेला जाता है, जोर से नहीं खेला जाता कि उधर गए 4 रेपट उसके मारे चल भाग गया एग्जाम। इसमें दिमाग से खेलना है, दिमाग का युद्ध करना है और पूरा उपयोग करना है। उपयोग इस प्रकार करना है, अभी कुछ समय के अंदर रीट पात्रता की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो अभी भी अपने पास समय है कि हम अपनी बुकों को उठाएं जो हमने अलमारी के अंदर पैक करके रख रखी है, उन बुकों को उठाए और पढ़ना प्रारंभ करें। समय के साथ साथ समय रहते पढ़ेंगे तो हमें सफलता हासिल होगी। अगर हम ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म लागू हो जाए, फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, इतने में समय निकल जाता है। ये वो जोर वाली बात है, बाद में हम दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कम समय के अंदर ज्यादा मैटर याद करना संभव नहीं है। इसीलिए ज्यादा समय के अंदर ज्यादा मैटर याद करते हैं तो टॉपिक जो है अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं, कर्मबद्ध याद रहते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी है वो याद रहती है। तो हमें भी जोर से नहीं दिमाग से खेलना है, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दे ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर हम सफल हो। इंतजार मत करे, सरकार काफी तेज गति से कार्य कर रही है। नोटिफिकेशन के 1 हफ्ते के बाद में 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ है, कोई मिलने वाला नहीं है। फॉर्म अप्लाई होने के 2 मंथ बाद एग्जाम हो जाएगा। हम देखते हैं इधर फॉर्म लगाएंगे, 5-6 महीने का टाइम मिलेगा, फिर एग्जाम आगे होगा। अब ये वाली प्रक्रिया नहीं होने वाली है, तो किताबें उठा ले, धूल मिट्टी साफ करे,
मोहब्बत करें तो किताबों से करें, क्योंकि ये जिंदगी भर जीवन भर साथ देती है, कभी धोखा नहीं देती। तो मोहब्बत करनी है इन किताबों से, इतनी तकड़ी मोहब्बत करनी है कि रात को सो साथ में लेके सो। जब आंख खुले मन में हो नींद नहीं आ रही है तो बुक उठाई पढ़ना प्रारंभ। दिन रात मेहनत करेंगे तब ही वर्तमान समय में नौकरी लगेंगे, और नौकरी लगे तो ऐसे समझ लेना वर्तमान समय के सांगा आप और बिल्कुल स्वस्थ बॉडी के साथ सांगा हो। सांगा के 80 घाव थे तन पर अपने, वो 80 घाव नहीं है। उस व्यक्ति के 80 घाव होने के बाद भी उस व्यक्ति ने अभी तक मैंने 2 संघर्ष पढ़ा दिए, दोनों में विजय प्राप्त की है। हम तो बिल्कुल हस्त पुस्त है, सारे बॉडी पार्ट काम करते हैं, दिमाग अपना अच्छा काम करता है, घर वाले अपने इतने तंग नहीं करते हैं। तो पढ़ो, पढ़ोगे तब ही कुछ हासिल होगा। नौकरी मिल गई तो भाई साहब मिल गई, फिर समझ गए आप। और वर्तमान समय के अंदर उसी का सबसे बड़ा जो झंझोटा है वो वही है। तो पढ़ते हैं, गुजरात के साथ है गुजरात के साथ संघर्ष। यहाँ पे जो राजा था वो राजा था जी महमूद बेगड़ा, लेकिन युद्ध होता है वो होता है मुजफ्फर शाह के साथ। राजा जो है महमूद बेगड़ा, लेकिन सांगा युद्ध करता है जी मुजफ्फर शाह के साथ। तीनों के अंदर सेम ही बात है, राजा कोई और है, युद्ध लड़ने वाला कोई और है। युद्ध का कारण क्या है, मुजफ्फर शाह के साथ युद्ध कैसे होता है वो पढ़ते हैं। गुजरात के अंदर एक क्षेत्र है इडर, इडर, और इडर के अंदर उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था 2 भाइयों के बीच में, रायमल व भारमल। रायमल व भारमल के बीच, दोनों भाइयों के बीच जो था वो राजा बनने का लिए संघर्ष चल रहा था, उत्तराधिकारी विवाद था दोनों के बीच में भी। राजा भारमल कहता मैं बनूंगा, रायमल कहता मैं बनूंगा। इडर की बात करते हैं तो इसके थोड़े मारवाड़ के साथ जो संबंध थे वो एक लाइन में बता दूं। ऐसा कहा जाता है इडर के अंदर ये राठौड़ थे, मारवाड़ के अंदर राठौड़ थे। अगर इधर के अंदर कोई राजा बनने वाला राजा अगर खत्म हो जाता है तो इधर मारवाड़ से बच्चा गोद लिया जाएगा, व्यक्ति गोद लिया जाएगा और इधर का राजा बनाया जाएगा। अगर मारवाड़ के अंदर ऐसी घटना होती है तो इधर इधर वालों से बच्चा गोद लिया जाएगा और उसे राजा बनाया जाएगा। काफी अच्छे संबंध थे मारवाड़ व इधर के बीच में। अब बात करते हैं रायमल व भारमल की। भारमल कहता है मैं राजा बनूंगा, रायमल कहता है मैं राजा बनूंगा। भारमल इधर मुजफ्फर शाह के पास जाता है कि आप मेरी सहायता करें, मुझे राजा बनाए। मुजफ्फर शाह कहता है तू तो टेंशन ही मत ले, मैं तैयार हूं, तू राजा बनेगा। मुजफ्फर शाह भारमल की सहायता करता है, इस रायमल को दबा दिया जाता है, भारमल को कुछ समय के लिए राजा बना दिया जाता है। अब भारमल राजा बन गया, राज हाथ में है, तो रायमल के साथ क्या होगा, इसे दबाएगा, तंग करेगा। रायमल ने फिर क्या किया, रायमल चले गए जी सांगा के पास। सांगा की पुत्री का विवाह हो रखा था रायमल से, तो मतलब ससुर जी के पास चले गए। ससुर जी आपका दामाद जो है वो भारमल से तंग आ गया है, आप मेरी सहायता करें, मुझे राजा बनाए। सांगा ने रायमल की सहायता की, इस भारमल को और इस मुजफ्फर शाह को दोनों को खतरनाक तरीके से पीटा, इन दोनों को हरा दिया।
और राजा बना दिया किसको? रायमल को। राजा बना दिया जी रायमल को। अब रायमल राजा है, भारमल भाग गया, मुजफ्फर शाह भाग गया। अब ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद, राजा बनने के बाद, इस रायमल की मृत्यु हो जाती है। रायमल मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर ये भारमल आता है सांगा के पास। इस सांगा ने इस मुजफ्फर शाह का साथ छोड़ दिया। इसे पता चल गया इसके पल्ले कुछ नहीं है, बात बात है, ये कर देंगे वो कर देंगे, करने की बात है तब चार दूध खाएर भाग गए। भारमल आता है सांगा के पास। सांगा को कहता है, समधी जी हमारी तो वैसे ही संबंध है, आप मेरे भैया के ससुर हो। अब भैया तो खत्म हो गए, मैंने जो गलती कर दी सो कर दी, कान पकड़ता हूँ, आपके पांव पकड़ता हूँ, आप मुझे राजा बना दो। फिर भारमल ने भी सोचा संबंधी है, रिश्तेदार है, बना देती है। फिर भारमल को सांगा दोबारा राजा बनाता है। अब इडर का जो राजा है वो भारमल है, लेकिन इस इडर के उत्तराधिकारी विवाद के चक्कर में इस मुजफ्फर शाह से युद्ध करता है सांगा और इसे हरा देता है। ये युद्ध में हार जाता है मुजफ्फर शाह। ये तो कहानी है गुजरात के साथ संघर्ष की। गुजरात के साथ संघर्ष होता है वो इडर के लिए होता है। मुजफ्फर शाह ने भारमल की सहायता की और सांगा ने सहायता की रायमल की, अपने दामाद की सहायता की। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। इसके बाद में आगे चले तो 1526 के अंदर आप पढ़ते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध। भारत पे विदेशी आक्रमण होता है और विदेशी आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति है वो फरगना का है बाबर। भारत में विदेशी आक्रमण करने वाला व्यक्ति जो है बाबर है और बाबर 1526 के अंदर आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर अधिकार कर लेता है दिल्ली पे। दिल्ली पे अधिकार कर लेता है जी। ठीक है, मान ली बात, कर लिया। अब बाबर धीरे धीरे पता करता है कि दिल्ली के अंदर क्या है, कहां तक इसका एरिया है, क्या है। पता किया तो पता चलते बाबर को यह पता चला कि दिल्ली के आसपास के 200 गांव हैं। आसपास के 200 गांव है जो सांगा ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। ठीक है जी, एक बात तो ये मान ली इसने। ठीक है, और देखते हैं। जब ये बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में ये अपना जब साम्राज्य विस्तार करता है तो ये अपने आसपास के मेवात वाला जो क्षेत्र है इस पे भी कब्जा करता है और धीरे धीरे मेवात अलवर है, अलवर से राजस्थान की तरफ और बढ़ने लगता है। इधर जो अपने मेवाड़ वाला क्षेत्र है इधर बढ़ने लगता है। फिर सांगा की तरफ, अच्छा इतनी औकात, कल की भूतनी आज मुसाणा में सिर मांगे है। लड़ेंगे, लड़ेंगे तो लड़ेंगे वैसे है। अगर किसी क्षेत्र का कोई राजा बनता है तो वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बिल्कुल लड़ता है।
उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, जिस साम्राज्य को हड़पना है उस साम्राज्य के राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा और उसे हराना पड़ेगा, तब राज्य पे अधिकार होता है। एक तो ये कारण है। दिल्ली के 200 गांव सांगा उन पे कब्जा कर लेता है। जहां पे सुल्तान रहता है उन्हें सल्तनत कहते हैं, तो दिल्ली के 200 सल्तनत पर सांगा ने कब्जा कर लिया। और देखिए और क्या होता है, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर का यहाँ पे अधिकार हो जाता है, तो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। महमूद लोदी ये जो है ये सांगा के पास चला जाता है, सांगा की शरण में। ये व्यक्ति सांगा की शरण में चला आया। फिर ऐसे ही मैंने आपको बताया कि बाबर ने धीरे धीरे मेवात के क्षेत्र पे भी आक्रमण करने प्रारंभ किए और हड़पता गया, कब्जा करता गया। तो मेवात का जो व्यक्ति था, मेवात का वो था हसन खां मेवाती। मेवात का है इसलिए लगाते हैं हसन खां मेवाती। ये भी सांगा के पास चला आता है, ये भी सांगा के पास चला आता है। अब दो व्यक्ति आ गए, महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। इससे ये होता है कि राजपूत व ये अफगान के थे, तो अफगानों के बीच में मित्रता हो रही थी। और ये जो बाबर है ये ऐसा नहीं चाहता था, इसे राज करना है, पूरे भारत पे राज करना है। इसको ये पता था कि अगर राजपूत और अफगान मिल गए, दोनों एक हो गए, तो फिर अपन राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये आक्रमण करता है सांगा पे। और देखते हैं और क्या है। अभी मैंने आपको पहले जब हम खातौली का युद्ध पढ़ रहे थे, बाड़ी का युद्ध पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था आपको याद रखना है, बाबर की एक 6वीं की पुस्तक है बाबरनामा। ये इसकी दिनचर्या की पुस्तक है। बाबर जो दिन में कार्य करता, जो घटना घटती, उसको लिखता इस बाबरनामा पुस्तक के अंदर। तुर्की भाषा के अंदर लिखी हुई है, तुर्की भाषा में बाबरनामा। इस पुस्तक के अंदर लिखता है कि जब सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध चल रहा था, तो इस सांगा ने मुझे संदेश भेजा था, पत्र भेजा था कि बाबर तू तो इधर आजा भारत में, और हम दोनों मिलके इब्राहिम लोदी को हराएंगे। इब्राहिम लोदी को हराएंगे तो दिल्ली पे राज कर लेना, और मैं इधर मेवाड़ पे कर ही रहा हूं। तब मैं भारत आया, लेकिन जब मैं भारत आया, मैंने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया। तब मैंने सांगा से संपर्क करना चाहा, लेकिन सांगा से कोई संपर्क नहीं हुआ, इसने उस समय मेरी कोई सहायता नहीं की। अब मैं इस सांगा के साथ युद्ध लड़ूं, बदला लूंगा सांगा से। लेकिन ये जो जानकारी मिलती है ये बाबरनामा से मिलती है, और कहीं से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। और ये बाबरनामा की बात आएगी तब बताती हैं। इस बाबरनामा के एक एक पन्ने पे एक एक लाइन के अंदर दारू का नाम आया। इससे पता चलता है कि बाबर खतरनाक तरीके वाला दारूडी था। सुबह शाम सोते समय कहीं जाते समय दारू लिखता भी है इस बाबरनामे के अंदर कि मैं जब सुबह उठा तो शरीर में थोड़ी थकान सी फील हो रही थी, मैंने एक दो पैंक ले लिए। फिर जब दोपहर में भोजन का समय हुआ, खाना खाना था, फिर रिश्तेदार आ गए, उनके साथ एक दो पैंक लेनी पड़ी। शाम को मौसम ठंडा था, अच्छा मौसम था, तो उस मौसम की नजकत को देखते हुए एक दो पैंक लेनी पड़ी। और लिखता है इसके अंदर, लिखता है
कि मैंने दारू के लिए किसी को नाराज नहीं किया। अगर कोई सैनिक भी आ गया, उसने भी कह दिया साहब 2 पैंक लेते हैं, तो उसके साथ भी ले लिए। बस दारू है तो जहान है, दारू नहीं तो जहान नहीं। दारूडी था। इस बाबरनामा में लिखता है ये बाबर, इसमें लिखता है कि सांगा ने मेरी इब्राहिम लोदी की मध्य कोई सहायता नहीं की थी। अब मैं सांगा पे आक्रमण करूंगा और सांगा को हराऊंगा और इसके क्षेत्र पे कब्जा करूंगा। ठीक है, मान ली बात। फिर युद्ध होता है इनका। ये जो मैंने बताए हैं ये युद्ध के कारण है। बाबर सांगा के मध्य युद्ध कैसे होते हैं, तो ये कारण है। अब देखते हैं युद्ध। युद्ध कौन से होते हैं? मैंने बताया इधर मेवात वाला जो क्षेत्र था, इसके आसपास के एरिया में बाबर ने कब्जा कर लिया था। तो युद्ध होता है पहला, उस युद्ध का नाम मिलता है बयाना का युद्ध। बयाना, बयाना है जी भरतपुर में। बयाना है, बयाना का किला है। ये जो क्षेत्र है ये भरतपुर के अंदर है, बयाना का किला भी है। ये युद्ध होता है जी 16 फरवरी 1527 ईस्वी को सांगा व बाबर के मध्य। सांगा व बाबर, बाबर के मध्य। अब पढ़ते हैं युद्ध में क्या होता है। इस बाबर का सेनापति था इस बयाना के किले में जो यहाँ पे रह रहा था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा सेनापति था, जिसको बाबर ने बयाना का किला दे रखा था। मेहंदी ख्वाजा नाम का सेनापति। इस मेहंदी ख्वाजा को पता चलता है कि इधर बाबर आ रहा है, सांगा आ रहा है सैनिक लेके और युद्ध होना है। इसने अपने गुप्त सूत्रों से पता किया कि सांगा जो है वो कैसा व्यक्ति है। सांगा जो है वो कैसा व्यक्ति है। पता चला कि खतरनाक वाला डील का डाकी है। गुप्तचरों ने बताया 80 घाव है शरीर पे, और अब से पहले जितने युद्ध लड़े हैं सारे जीता है। सामने वाले सब राजाओं को खदेड़ा है, खतरनाक वाला खदेड़ा है। डाकी है डील का, अच्छी लंबी हाइट है, चौड़ा मोटा खतरनाक। मेहंदी ख्वाजा फिर इधर बाबर को मैसेज करता है कि साहब है मेरे अकेले से युद्ध में पार नहीं पड़ने वाली, आप तो और सेनापति भेजो। फिर एक सेनापति भेजता है बाबर, जिसके नेतृत्व में सेना आती है सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा आता है अपनी सेना की टुकड़ी लेकर। अब इधर दो हो गए। अब मेहंदी ख्वाजा के थोड़े मन में ऐसा हुआ, अगर हार भी गए, कूट भी खाए तो अकेले तो नहीं खाएंगे, कुछ तो पांति आएगी, दूसरा भी साथ नहीं खाएगा, नहीं तो एक के गदीड़ पड़ेंगे और ज्यादा पड़ेंगे। अब थोड़े पांति आ जाएंगे, बंट जाएंगे ना, 10 पड़ने तो 5 मेरे 5 सुल्तान मिर्जा के। अब मेहंदी ख्वाजा की थोड़ी शांति आई दिल में। आ अब सांगा भाई सेना लेके पहुंच गया। इधर ये तैयार है, युद्ध होना है, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब आपको पता ही है सांगा ने पहले क्या किया है, युद्धों के अंदर जीतता ही है यार, सबको पीटा है, तो इनको भी खतरनाक वाला पीटा है दोनों। मतलब इनको युद्ध में हरा दिया, सांगा जीत जाता है। सांगा जीतने के बाद यहीं पे बैठ जाता है। बात सीधा बाबर से करेंगे, इन चमचों से क्या करना। ये तो बेचारे नौकर हैं,
सैलरी मिलती है, काम करना पड़ता है, जैसा राजा कहेगा वैसा ही। और जब हम भी नौकरी लग जाएंगे, किसी भी पोस्ट में लग जाएंगे, तो हम भी नौकर ही होंगे। जैसे हमारे सीनियर अधिकारी आदेश देंगे, हमें वैसा करना पड़ेगा। हम अपने मन की नहीं चला सकते। नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद में दिन के जो आपके 24 घंटे हैं, ये जो 24 घंटे है, ये है जी सारे के सारे सरकार के। आप सो रहे हो और आपके जीमेल, फोन, व्हाट्सएप, किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर मैसेज आ गया, नोटिस आ गया, आपने समय के अनुसार नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया, तो गड़बड़ हो सकती है। आप ये सोचते हो 6 या 8 घंटे जॉब करेंगे और बाद में फ्री, नहीं हो फ्री, बाद में भी सरकारी काम करना पड़ेगा जो अधिकारी बोले। तो यही बात थी। ये तो बेचारे नौकर थे, नौकरों की कर दी सर्विस, इसने सांगा ने, भाग्य दोनों। अब भी सांगा बयाना में बैठा है, कुछ समय तक यहीं पे बैठता है और फिर बाबर के मन में होता है इस बार मैं समय जाऊंगा युद्ध के लिए। बाबर सेना में ऐलान करवा देता है कि सांगा से युद्ध लड़ेंगे और मैं समय जाऊंगा, सेना अभ्यास करे, तैयार हो जाए, जो हथियार चाहिए, जो चीज चाहिए ले आए, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की लगा दूं ढेरी, है ना। इधर बाबर ने तो लगा दी ढेरी, सेना तैयार हुई। फिर सेना के मन में गुप्तचर छोड़े, सेना ने पता किया सांगा क्या चीज है। ये सांगा बड़ी खतरनाक चीज है। क्या? एक हाथ नहीं, एक पांव से लंगड़ा है, एक आंख नहीं, 80 घाव शरीर पर, मानस तो है ही नहीं किसी प्रकार, डाकी डाकी नहीं, भूत है भूत, दिन में दिखने वाला भूत है ये, दिन में दिखाई देने वाला भूत। अरे इस भूत से लड़ेंगे तो पार नहीं पड़ने वाली है। अरे हमने सुना भी है, सुना है, आज तक जीते युद्ध लड़े हैं सांगा ने, सब में जीता है। बात आ गया, बता दिया होगा मैंने, ख्वाजा सुल्तान मिर्जा, देखा भी है। तुमने तो सुना सुना है, हमने तो जादू देखा है उस भूत का। कड़ा कड़ाई चुटके बजाता है, फटीड़ पड़ते हैं, भागते हैं उधर से सैनिक, उछल उछल के पड़ते हैं, डाकिया खत्म। अब सेना के मन में आ गया नहीं लड़े, सेना बेचारी जाए कैसे सुल्तान के पास, ये हम नहीं लड़ने वाले। 1 महीने तक अभ्यास चलता है, जो सेना को चाहिए था बाबर ने उपलब्ध करवाया, अच्छी व्यवस्था की, सेना को बढ़िया कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलवाई, एनर्जी ड्रिंक दी गई, और तैयार हो जाओ, खा पी के बॉडी बॉडी बना लो, आज सांगा को देखेंगे। अब टाइम आया इधर सांगा से युद्ध लड़ने का, फिर मजा हो गया अभी बाबर के साथ। अब बाबर फंस गया बेचारा। अब वो देखते हैं फंस कैसे गया। युद्ध का समय आया और वो युद्ध है खानवा का युद्ध, युद्ध है जी खानवा का युद्ध। जो बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, ये उसके 1 मंथ बाद होता है, 17 मार्च 1527। अब 17 मार्च 1527 तो याद करनी ही है कि खानवा का युद्ध होता है बयाना युद्ध के बाद 1 मंथ, 17 मार्च 1527। लेकिन फिर एक बुक मिलती है वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास की, इन्होंने इस बुक के अंदर लिखा है कि ये जो युद्ध है जी, ये 16 मार्च को हुआ है। कब हुआ है? 16 मार्च 1527, ठीक है। लेकिन जब बिना किसी ग्रंथ बुक के पूछे, तब बात करेंगे 17 मार्च 1527 की। वीर विनोद बात करे तो 16 मार्च 1527। आगे बात, बाबर ने सेना को कहा चलो साथियों हो जाओ तैयार, है ना, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। लेकिन साथियों ने क्या किया? जवाब दिया आज जाए न कल जाए,
तो जा जहां पे जाना है, बुलावा तेरा है, हमारा थोड़ी है। अब आप क्या हुआ, जवाब किस लिए दिया, क्यों नहीं जा रहे? पहले तो आपने 1 महीने अभ्यास किया, साहब ये ला के दो न वो ला के दो न, आज ये चाहिए वो चाहिए। अब का बात ये है, हमने गुप्तचरों से पता किया है, सांगा जो है खतरनाक है, खतरनाक वाला भूत है। कैसे? क्या साहब उसके एक पांव नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, पूरे शरीर पे ये तो डिपार्टमेंट ही नहीं यार, 80 घाव है, 80 घाव है। तो वो भैया व्यक्ति मानव श्रेणी में नहीं आता क्या? वो डाकी भूत है, डील का डाकी है और भूत है, उसके साथ हम युद्ध नहीं लड़ने वाले। वो बताया हो रहा है, वो सेनापति आए थे बयाना वाले, कौन है? मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा। क्या कहा? जाना मत, हम तो जान मगा के भागे, इस बार जान नहीं बचेगी, आप गए तो खा जाएगा काचे को। सेनापति के मन में डर। बाबर ने कहा गड़बड़ तो हो गई, क्या करें? बाबर कहता है तुम क्या सोचते हो रे, मैं युद्ध मेरे लिए लड़ रहा हूं? नहीं, अल्लाह तला ने फरमाया है, अल्लाह तला का जो झंडा है, अल्लाह का जो झंडा है वो लहराना चाहिए। पर्वत है, पहाड़ी, मैदान है, मरुस्थल, जितना भारत का क्षेत्र है सारे के अंदर अल्लाह तला, अल्लाह का झंडा फहराना चाहिए। अल्लाह ने मुझे कहा है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं, मैं जिहाद के लिए लड़ रहा हूं, जिहाद के लिए लड़ाई करूंगा। मैं किसी साम्राज्य विस्तार, किसी क्षेत्र के चक्कर में नहीं लड़ रहा कि मेरा जितने ज्यादा क्षेत्र पे अधिकार होगा मैं उतना ही बड़ा राजा। मैं जिहाद करूंगा। अगर मैं युद्ध में जीत गया, अगर मैं युद्ध में जीत गया तो मैं गाजी की उपाधि धारण करूंगा और मैं सच्चा ईमानदार मुसलमान बन जाऊंगा, गाजी की उपाधि धारण करूंगा। मैंने जो कार्य किए हैं वो अल्लाह तला के लिए किए हैं। अब थोड़ा मन में ये हुआ सैनिकों, बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, फिर अल्लाह का नाम आए, मुसलमान सैनिक हो, तुर्क सैनिक हो, तो अपने आप में बड़ा गर्व फील होता है अपने अल्लाह के लिए, बड़े ऐसे दद के लड़ेंगे। फिर बीच में एक समझदार सैनिक था, बड़ी अल्लाह तला की बात करे, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने तो ये भी कहा है कुरान के अंदर कि शराब पीना हराम है और तुम सुबह से लेके शाम तक रात तक शराब पीते हो। बाबर कहता अच्छा ये बात है। बाबर के हाथ में पेन उसी समय था जब वो सैनिक बात कहता है, वार्तालाप हो रही है, बाबर पेन फेंक के मारता है, आज से छोड़ दिया, आज से नहीं है। अच्छा छोड़ दी? वो अंदर पेटियां पड़ी है, ड्रम के ड्रम पड़े हैं, वो भी बाहर निकालो फेंक दो। सैनिकों ने वो बाहर निकाले फेंक दी। एक बात और लिखी है कुरान के अंदर के, क्या? जो आप कर लेते हो ना मुस्लिम व्यापारियों से, ये कर भी नहीं लिया जाना चाहिए। अपने भाई है, वो मुस्लिम है, व्यापार करते हैं तो क्या हुआ, भाई तो अपनी है, इस्लाम बंदी है, इस्लाम धर्म के लोग। फिर बाबर ने ये भी बात है, हाँ आज से वो भी माफ, मुस्लिम व्यापारियों से कर लिया जाता था तमगा कर, आज से क्या मुस्लिम व्यापारियों से कर भी नहीं लिया जाएगा, ये भी माफ है, इसकी भी छूट है। अब बड़े सैनिक राजी हुए, युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, पूरा मन में जोश, जोश किसका? अल्लाह का, अल्लाह का। अब बाबर ने क्या किया, बाबर भारत के अंदर सबसे पहले तोपे लेके आने वाला पहला व्यक्ति है, भारत के अंदर सबसे पहले तोप लेके आने वाला पहला व्यक्ति है। तो इसने अपनी तोपें तैयार कराई, उन्हें बाहर निकलवाया और उन तोपचियों से कहा कल युद्ध लड़ना है, जहां पे लगानी है वहां पे लगा लो। और तोपचियों ने 2 तोपें लगा ली, एक इधर एक इधर, भारी तोपें थी,
एक बार लगाने के बाद जल्दी से हिल नहीं पाई, इतनी भारी तोपे थी। तो एक लगा दी इधर, एक लगा दी इधर। अब कहानी स्टार्ट। ये जो तोपती थे, दो व्यक्ति थे, अली मुस्तफा, अली व मुस्तफा। इधर मान लो अली बैठा है, इधर बैठा है मुस्तफा। अब बाबर की एक युद्ध करने की पद्धति है, और वो पद्धति अपने वाले हिंदू राजाओं को पता नहीं थी। पद्धति है कौन सी? अब फिर पद्धति पे बात करें जी, पद्धति क्या है, वो पद्धति देखते हैं। वो पद्धति है जी तुलगुमा। अब तुलगुमा पद्धति की बात करें तो ये तुलगमा पद्धति क्या है? ये तुलगमा पद्धति है, इधर अपने वाले सैनिक खड़े हैं, हाथी वाले हाथी पे, घोड़े वाले घोड़े पे, पैदल वाले पैदल, और इधर से ये आक्रमण करेंगे, हाथी वाले हाथी, घोड़े वाले घोड़े, पैदल वाले पैदल। जब ये सेना हार थोड़ा जोश कम हो जाता है, हारने की फिराक में लगती है, तो इधर साइड से दो टुकड़ियां और निकल के आती है, वो साइड से घेर लेती है। जैसे ये टुकड़ियां आती है, इनमें अपने आप जोश आ जाता है। ये सेना जो आती है घोड़े पे हाथी पे, जैसे मन करे इधर वालों को जो आ गया है उसको मारा। ये पद्धति है जी तुलगमा पद्धति। ठीक है, पद्धति भी देख ली। अब अपने सांगा क्या करता है? सांगा सारे राजस्थान के राजाओं को मैसेज भेजता है, ये पंगा तो ले लिया बाबर के साथ है, आप सहायता करो। राजस्थान के सारे राजा को संदेश भेजा और युद्ध के लिए बुलाया। ये जो पत्र भेजते हैं ना, पत्र भेज के बुलाना, इसे हमारे वाली राजस्थानी या उस समय जो भाषा थी, लोकल भाषा जिसी नापा बागड़ी के जहां भटेगी बागड़ी, मतलब राजस्थानी में इस पत्र भेजना को कहते हैं पाती परवन। पाती परवन, ये ध्यान रखना। पत्र भेजा मतलब पाती परवन भेजा, पाती होती है पत्र, परवन होता है भेजना। पाती परवन भेजा और सारे राजाओं को बुलाया। अब जो राजा आए वो बढ़ते हैं। कौन कौन से राजा आए सांगा की सहायता करने के लिए? पाती परवन पत्र भेजने के बाद में जो राजा आते हैं वो पढ़ते हैं। कौन कौन से राजा आए? आमेर से आता है, उस समय का आमेर, वर्तमान समय का जयपुर, आमेर से आता है पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज जो हमने कल पढ़ा उड़ना राजकुमार, वो नहीं है, ये अलग है भाई। आमेर से आया पृथ्वीराज। मारवाड़, मारवाड़ का उस समय राजा तो था गांगेय, लेकिन जो राजकुमार आता है वो आता है मालदेव। और मालदेव मारवाड़ के अंदर खतरनाक योद्धा हुआ है। ये अब जब मारवाड़ पढ़ेंगे तब मालदेव के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताऊंगा, वो जरूर देखना। देखना मत भूले, वैसे सारी कहानियां ही कहानियां ना, जब मन करे तब कहानी। और देखिए आगे कौन आता है? बीकानेर से आता है जी। बीकानेर का राजा तो था जी उस समय जेत सिंह, राजा था जेत सिंह, लेकिन जो युद्ध में आता है वो आता है कल्याणमल। बीकानेर का राजकुमार, थोड़ा नौजवान, उस समय का सलमान खान के दे। और पढ़ते मेड़ता, मेड़ता से आता है विरमदेव। ये मुख्य मुख्य व्यक्ति है जिनके नाम आते हैं एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इधर पढ़ा अपने रायमल के मरने के बाद में इधर का राजा था भारमल। भारमल को सांगा बनाता है तो भारमल अवश्य आएगा, बिल्कुल आएगा ना। आने का तो वो उसके पास कुछ है नहीं कि वो आए नहीं। फिर वागड़ पढ़ते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला, ये इधर वाला जो एरिया है वागड़, ये देखते हैं। वागड़ से आता है उदय सिंह, वागड़ से आता है उदय सिंह। और देखिए चंदेरी,
सांगा का मित्र चंदेरी का था जी मेदिनी राय, ये भी आएगा क्योंकि सांगा ने इसकी सहायता की थी, इसकी जान बचाई थी। और देखते हैं जी सादड़ी, सादड़ी का आता है झाला अज्जा, झाला अज्जा। फिर मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ चित्तौड़ के अंदर, राजधानी के अंदर है, किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता है तो प्रथम भाग लेने वाले व्यक्ति होंगे जी सलूम्बर के, तो सलूम्बर का व्यक्ति भी आएगा। सलूम्बर से आता है जी रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत आता है सलूम्बर से। अब बात करें सिरोही की, तो सिरोही से भी एक व्यक्ति आता है, सिरोही, सिरोही से आने वाला व्यक्ति है जी अखेराज, अखेराज। और देखिए, और बात करें रायसीना की, रायसीन, रायसीन से आता है जी सहेलदी तंवर, सहेलदी तंवर, ये व्यक्ति आते हैं। हाँ, लोधी बताया था, महमूद लोधी, इब्राहिम लोधी का भाई सांगा के पास आ जाता है। मेवात, मेवात से आता है जी हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, ये भी इस युद्ध में सहायता के लिए आता है। ये सारे के सारे व्यक्ति सांगा की सहायता के लिए आते हैं बाबर के खिलाफ। दोबारा देख लेते हैं, आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, मेड़ता से वीरमदेव, बीकानेर से कल्याणमल, ईडर से भारमल, वागड़ से उदय सिंह, चंदेरी से मेदिनी राय, सादड़ी का झाला अज्जा आता है। इस झाला अज्जा को इस युद्ध के अंदर आपको याद रखना है, झाला अज्जा, बाकी याद रहे न याद रहे, लेकिन झाला अज्जा सादड़ी का याद रहना चाहिए। चंदेरी से मेदिनी राय बता दिया, महमूद लोधी होता है, मेवात से हसन खां मेवाती आता है, सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत, सिरोही से अखेराज और रायसीन से सहेलदीन तंवर आता है। इस अखेराज को उड़ना अखेराज भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये आपको मैं आगे और बताऊंगा। ये देख लिया। अब युद्ध कराते हैं, युद्ध में क्या होता है। लगभग राजस्थान के सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके एकजुट होके युद्ध लड़ते हैं। ये राजस्थान का एकता का अंतिम युद्ध था भाई, अंतिम युद्ध था। इसके बाद राजस्थान के सारे राजाओं ने एक साथ मिलके कोई युद्ध नहीं। अब जी युद्ध होता है खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 और वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 में युद्ध होता है। वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास, ध्यान में रखना। इधर है जी सांगा, इधर है जी बाबर। बताया, दो तोपें लगा रखी है, पीछे सेना खड़ी है, इधर सेना खड़ी है जी, इधर पीछे सांगा खड़ा है, हाथी पे बैठा है सांगा। युद्ध होता है, युद्ध प्रारंभ होता है, शंख नगाड़े बजते हैं, युद्ध प्रारंभ होता है। और सबसे पहले ये दो तोपें लगी है, ये गोले छोड़ती है और ये गोले आके लग रहे हैं सीधे इधर, दोनों दोनों तोपों के गोले इधर, सेना को अत्यधिक नुकसान। जब गोले चले ना तोपों से तो हमारे वालों को कुछ समझ नहीं है, ऐसा जुगाड़ पहले देखा ही नहीं था कि आग कहां से बरस रही है। हमारे वाले समझ रहे आराम से खड़े चले फिर युद्ध करेंगे। भूमिया जी को मना रहे होंगे ना, वो अपने देवताओं को बुला रहे होंगे, नाराज होंगे, उनको मना रहे हैं, बाद में युद्ध होगा।
बाद में अपने वालों को पता चला ये आगे वाले घोड़े खतरनाक है, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे साइड में होकर युद्ध लड़ा जाए। फिर इनसे थोड़ा साइड में हटा सैनिकों का जो ग्रुप था ये लड़ा। लेकिन एक बार तो सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हिला दिया था। मन में ये हो गया कि अब हारेंगे बाबर के, हारने वाला था। लेकिन फिर जो पद्धति बताई तुलगमा पद्धति, दो साइड में विराम कर रही थी सेना, बिल्कुल फ्रेश सेना, उसने साइड से आक्रमण किया, सांगा की सेना को घेर लिया तो सांगा वालों के समझ ही नहीं आया। बाबर का अच्छा सिस्टम था सेना का कि जो मिल गया उसे मारना है, पैदल वाला मिल गया और घोड़े पे बाबर वाला बेटा तो मार दिया। और अपने वाले ये चीटिंग है नाइंसाफी, और घोड़े वाला पैदल को मार रहा है, हाथी वाला घोड़े को मार रहा है, चल रहा है धड़ाम दो धड़ा फेंक दिया। पीछे सांगा बेटा है, सांगा ने अपने हाथी चलाने वाले महावत को कहा आगे लेके चल। लोगों ने कहा तुम पीछे बैठे गाइडेंस बताते रहो, क्या करना है हम लड़ने, तुम मेरे को आगे लेके चल। सांगा जब आगे आया, यहाँ पे आ गया, इधर पीछे बाबर बैठा है। और बाबर को ये एक बात पता थी, हिंदू राजस्थान के जो हिंदू सेना थी, हिंदू राजा थे, इनकी एक बात, अगर राजा को मार दिया तो उसके 5,000 सैनिक है तो वो पीछे हट जाएंगे। जैसे मान लो मैदानी राय जो था चंदेरी का, वो अपनी 5,000 6,000 की सेना लेके आता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर मैदानी राय पहले ही मर गया तो ये 6,000 की जो सेना ये बाहर हो जाएगी। ये हमारा सेनापति जो मर गया, अब हम किसके लिए लड़े, या मैदान से भाग गया सेनापति तो ये सेना बाहर हो जाती। अब इधर सांगा आगे आया, बाबर को पता चल गया कि डायरेक्ट अटैक करो सांगा पे, सांगा मर गया तो युद्ध खत्म, अपन जीत जाएंगे। तो सांगा पे अटैक किया, सांगा के लगा जी एक तीर, तीर लगते ही सांगा उस हाथी के होठ में गिर जाता है। और बाद में सांगा की सेना में अफवाह फैल गई कि सांगा मर गया, अब युद्ध किसके लड़े। आधे सैनिक जो है वो भागने लगे, लेकिन फिर मैंने बताया था सादड़ी का जो झाला अज्जा है, झाला अज्जा है, इस व्यक्ति ने राज चिन्ह धारण किए, राज चिन्ह धारण किए और युद्ध लड़ा। जब तक पूरी सेना के अंदर अफवाह फैल गई थी कि सांगा मर गया, लेकिन यह भी बेचारा क्या करता, सेना भाग गई और अंतिम समय में युद्ध हार जाती। सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला जाता है, घायल अवस्था के अंदर सांगा घायल है। सांगा को घायल अवस्था में बाहर निकाला जाता है और बाहर किसी सुरक्षित क्षेत्र पे लेके जाते हैं, जहां पे सांगा का इलाज होता है। वो क्षेत्र है जी दौसा का बसवा, बसवा दौसा का क्षेत्र है, यहाँ पे सांगा का इलाज होता है। सांगा को तैयार कर दिया है, सांगा तड़क भड़क के साथ। क्या हुआ, क्या जी सरकार आपके चोट लगी, आप घायल हो गए, युद्ध में क्या हुआ, सेना भागी। अब बाबर कहाँ है, क्या बाबर वो मैदानी राय पे अटैक करने के लिए गया है चंदेरी। सांगा कहता तो चलो मेरे मित्र पे अटैक तो मेरे से लड़ना पड़ेगा। सांगा ने बसुआ से चंदेरी की तरफ रवानगी ली, सेना भी डरी हुई थी, इसके तो 80 घाव तन पे, इसको डर नहीं है कोई मरने का, हम मारे जाएंगे, क्या मतलब है। बसवा दौसा से चले, यूपी के अंदर एक स्थान आता है इरीट, और वहां पे जाके थोड़ा विश्राम करते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। सैनिकों ने उस भोजन के अंदर जहर मिला दिया कि आप तो मरे मरे, हमें और मारे, छोटे छोटे बच्चे रुड़ जाएंगे, बेबी घर पे इंतजार करिए, पति युद्ध में जीत के आएगा, इधर पति का पता ही नहीं कहां पे, जहर दे दिया। खाना खाने के बाद में ये यहां से चले, कुछ दूरी पे चले, यूपी के अंदर फिर एक क्षेत्र आता है कालपी, कालपी में जी सांगा ने जवाब दे दिया, सांगा की होगी मृत्यु। सांगा का जो पंप सिस्टम था उसकी पाइप लीक हो गई, सांगा को जो पंप मिल रहा था वो क्लोज, जहाज आगे मुंह में पंप मिलना बंद है,
सांगा ने फिर सीधा दिमाग लगाया और उस समय ऊपर की जो फ्लाइट थी, ऊपर की जो फ्लाइट थी ना, उसकी टिकट का किराया बिल्कुल ही निःशुल्क था। सांगा ने उधर वाली टिकट कटा ली। सांगा जी चला गया सीधा किसके पास है? यमराज के पास। अब सांगा की कहानी खत्म। फिर सांगा की मृत्यु होने के बाद में इसकी बॉडी, इसका अंतिम संस्कार किया गया और भीलवाड़ा के अंदर स्थान है मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की छतरी बना दी गई। अब ये जो 4 स्थान है ये आपको ध्यान में रखना है। बसुआ सांगा का इलाज हुआ दौसा में और यूपी के क्षेत्र इरेच में जहर दे दिया गया। कालपी में सांगा मर जाता है। सांगा की जो छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। ये है सांगा। अब सांगा की एक बात, 2 बात और है वो और बता देते हैं। सांगा की 2 उपाधियां मिलती है वो भी देख लेते हैं। इस युद्ध में जी बाबर जीत गया। इस युद्ध में बाबर जीत गया, सांगा मारा जाता है। उपाधि की बात करें, सांगा की उपाधि थी जी, 2 उपाधि मिलती है। हिंदूपत भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष, ये उपाधियां मिलती है। जब सांगा मरता है तो बाबर कहता है सांगा के बारे में, बाबर क्या कहता है वो देखते हैं। बाबर कहता है कि सांगा के दरबार के अंदर एनी टाइम 7 राजा, 9 राव व 104 सरदार हाजिर रहते थे, उपस्थित रहता थे सांगा की शरण में। बताओ सरकार क्या करना है? 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार। अब इन पे बात कर लेते हैं। ये जो 7 थे ये फर्स्ट ग्रेड अधिकारी थे, 9 राव थे ये सेकंड ग्रेड अधिकारी थे, ये जो है ये थर्ड ग्रेड अधिकारी थे। देख लेना, सबसे बड़ी पोस्ट, छोटी पोस्ट और फिर छोटी पोस्ट। तो इतने व्यक्ति बाबर कहता है सांगा के दरबार में। फिर बाबर एक और बात कहता है कि सांगा जब निकलता था अपनी सेना के साथ में हाथी पे सवार होके तो 200 मुस्लिम लोगों के झंडे 200 मुस्लिम लोगों के झंडे व सर गर्दन नीचे झुक जाती थी। इतना खौफ था सांगा का। अब जी एक बात और मिलती है, सांगा के साथ इस युद्ध में विश्वासघात हो गया था। विश्वासघात हो गया था सांगा के साथ। विश्वासघात कौन करता है वो देखते हैं। रायसेन का था सहलदी तंवर। सहलदी तंवर रायसेन, ये बीच युद्ध के अंदर बाबर की सेना के साथ मिल जाता है। और इधर नागौर का एक व्यक्ति था खानजादे खान। खानजादे खान या खानजादे मुस्लिम नाम का जो व्यक्ति था, ये दोनों के दोनों व्यक्ति बाबर की तरफ चले जाते हैं बीच युद्ध में सांगा की सेना को छोड़ के। ये है जी सांगा के बारे सारी की सारी जानकारी पढ़ ली। दिल्ली के साथ संघर्ष, मालवा के साथ संघर्ष, गुजरात के साथ संघर्ष, ये पढ़ लिए। इसके बाद में बाबर के साथ पढ़ा क्या संघर्ष थे। फरगना से आया था बाबर। बाबर को पहले युद्ध में तो हरा देता है लेकिन दूसरे युद्ध में आप हार जाता है। उसके बाद में 4 क्षेत्र बताई मैंने आपको। दौसा बसुआ में इलाज होता है, सांगा का घायल अवस्था थी उसका इलाज होता है, सांगा को होश आता है। यूपी रीच के अंदर सांगा के जो सैनिक थे वो उसे खाने भोजन के अंदर जहर दे देते हैं। यूपी कालपी के अंदर सांगा की मृत्यु हो जाती है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सांगा की है छतरी। धन्यवाद साथियों।
आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका साथी संजय रतिवाल।